भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत अचानक योगी के भयंकर मुरीद हो गए। जी हां, आपने सही सुना। महाकुंभ में डुबकी लगाई, अखिलेश को आंख दिखाई। टिकैत के बदले सुर, विपक्ष की उड़ गई नींद। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मनोज श्रीवास्तव। आस्था के महापर्व महाकुंभ में बड़ी संख्या में लोग शाही स्नान के लिए पहुंच रहे हैं। महाकुंभ की दिव्यता और भव्यता देखते बन रही है। हर आदमी संगम में डुबकी लगा रहा है। ऐसे में महाकुंभ में वो लोग भी पहुंच रहे हैं जो हमेशा योगी आदित्यनाथ के काम और व्यवस्थाओं में कमियां निकालकर माहौल बनाने में जुटे रहते थे। ऐसा ही एक नाम है राकेश टिकैत का, जिन्हें हमेशा योगी आदित्यनाथ और उनके हिंदुत्व का विरोध करते हुए देखा गया है। क्योंकि किसान आंदोलन के बाद से राकेश टिकैत योगी आदित्यनाथ को आंख दिखाने का कोई भी मौका नहीं छोड़ते। यहाँ तक कि योगी आदित्यनाथ को चुनाव हराने के लिए भी राकेश टिकैत ने विपक्ष के साथ मिलकर जमकर साजिश रची, लेकिन अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाए। अब अचानक राकेश टिकैत को क्षमा कीजिएगा, अब राकेश टिकैत को एक ऐसा रूप देखने को मिल गया है जिससे न सिर्फ उनके किसान समर्थक दंग रह गए, बल्कि विपक्ष के तो पांव ही फूल गए। योगी विरोध का राग बजाने वाले राकेश टिकैत अचानक योगी आदित्यनाथ के इस कदर मुरीद हो गए कि देखने वाले तो छोड़िए, सुनने वाले भी हैरान हैं। क्योंकि राकेश टिकैत ने महाकुंभ में पहुंचकर डुबकी लगाई और योगी सरकार की खुलकर तारीफ की। राकेश टिकैत ने महाकुंभ में साफ सफाई और अच्छी सुरक्षा व्यवस्था मुहैया कराने पर प्रदेश सरकार और सफाई कर्मचारियों को धन्यवाद दिया। सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात तो यह है कि राकेश टिकैत योगी की तारीफ करते करते अखिलेश यादव पर जमकर भड़कते हुए नजर आए। अखिलेश पर तंज कसते हुए राकेश टिकैत ने साफ शब्दों में कहा, भीड़ नहीं है, रेल फ्री है, बस फ्री है, टोल फ्री है, जो आना चाहे आ जाए। राजनीति को दूर रखकर यहाँ आना चाहिए और हाँ, जो गंगा में डुबकी लगाए वह नशा छोड़कर जरूर आए। सभी के लिए संदेश है कि इस महाकुंभ में बुराई का त्याग करके जाएं। राकेश टिकैत ने डुबकी लगाते हुए बुराई का ऐसा त्याग कर दिया कि कुंभ की बुराई करने वालों को भी आड़े हाथों ले लिया। राकेश टिकैत ने अखिलेश यादव को महाकुंभ पर घेरा है। दरअसल बीते दिनों अखिलेश यादव ने प्रयागराज महाकुंभ के आयोजन को लेकर सरकार की जमकर अव्यवस्था पर सवाल उठाए थे। महाकुंभ की भीड़ को लेकर सरकारी आंकड़ों को झूठा बता दिया था। देश और प्रदेश की चर्चित अयोध्या की मिल्कीपुर सीट से बीजेपी उम्मीदवार चंद्रभान पासवान ने नामांकन दाखिल किया तो अपने शपथ पत्र में अपनी संपत्ति का ब्यौरा भी दिया। बिजनेसमैन फैमिली से ताल्लुक रखने वाले चंद्रभान पासवान के पास कितनी संपत्ति है और वह कितनी संपत्ति के मालिक हैं, चलिए जान लीजिए। शपथ पत्र के मुताबिक चंद्रभान पासवान के पास कुल 40 लाख रुपए की अचल संपत्ति है, जबकि कुल 31 लाख की चल संपत्ति है। बैंक में चंद्रभान के खाते में 1,14,225 रुपए हैं। उनके पास अंगूठी, चैन समेत 30 ग्राम सोना है। असलहे की बात करें तो एक राइफल 2,98,000 की कीमत की है। पिस्टल, अगर हम गाड़ियों की बात करें तो चंद्रभान पासवान के पास सफारी कार है, तो वहीं एक ट्रैक्टर भी है। किसान परिवार से ताल्लुक रखने वाले चंद्रभान पासवान के पास एक खेत भी है जिसकी कीमत करीब 40 लाख बताई जा रही है। पिछले साल यानी कि 2024 से 25 के वित्तीय वर्ष की कमाई की बात करें तो चंद्रभान पासवान की वार्षिक आय लगभग 6,53,150 रुपए है। पासवान ने गुरुवार को करीब आधा दर्जन मंत्रियों के साथ नामांकन दाखिल किया है। नामांकन से पहले जनसभा भी हुई थी। अगर बात किया जाए तो आप आज किस सेट में नामांकन क्या आपने किया करके है? सर्वप्रथम मैं भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व सहित मिल्कीपुर की देवतुल्य जनता का धन्यवाद देते हैं कि उनके आशीर्वाद से ही यह संभव हो पाया।
और मैंने आज चौथा नामांकन चौथे सेट का नामांकन दाखिल किया। जिस तरह बात किया जाए तो सूरज चौधरी ने जो है बात की जाए तो जो बागी है सभा का जी, उसने भी आज नामांकन किया है, तो क्या सूरज चौधरी मानते हैं अपनी? मिल्कीपुर की देवतुल्य जनता भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलाने के लिए बैठी है और लाखों वोट से वहां पर विजयश्री हासिल होगी। आपको लगातार बाहरी बताया जा रहा है, सपा लगातार कह रही है अजीत प्रसाद और सांसद जी वो अपने आप को खुद बताएं कि वो कहाँ रहते हैं, और हमारे बारे में तो जनता जान ही रही है। हम लोग 12-14 सालों से वहाँ पर लगातार मैं और मेरा परिवार पूरी तरह से वहाँ काम कर रहा है। जनता के दुख सुख में हमेशा हम लोग उपस्थित रहने काम कर रहे हैं। क्या मुद्दे होंगे आपके चुनाव को लेकर के? मुद्दा हमारा विकास का है, वहाँ पर हर तरह के विकास, जनता की जो भी मूलभूत सुविधाएं हैं उनके उस पर हमें खरा उतरने का काम करना है। सोशल मीडिया पर छाए रहने वाले अपने तल्ख मिजाज के लिए जाने जाने वाले सीतापुर सांसद राकेश राठौर अब फंस गए हैं। एक महिला ने 4 साल तक शारीरिक शोषण का आरोप लगाया है। आरोप है कि कांग्रेस सांसद राकेश राठौर शादी और राजनीतिक कैरियर बनाने का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाते रहे और शादी की बात कहने पर किनारा करने लगे। महिला को डराया धमकाया जा रहा है। इन आरोपों को लेकर तैलिक समाज की जिला अध्यक्ष रही इस महिला ने शहर कोतवाली में कांग्रेस सांसद के खिलाफ केस दर्ज करवाया है। तो पुलिस के मुताबिक महिला ने कुछ इलेक्ट्रॉनिक सबूत भी पुलिस को सौंपे हैं। महिला का बयान दर्ज कर उसे सिक्योरिटी भी दी गई है। एफआईआर के मुताबिक करीब 4 साल पहले उस वक्त तैलीय महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे राकेश राठौर के संपर्क में तत्कालिक जिला अध्यक्ष रही यह महिला संपर्क में आई थी। सीतापुर में कोतवाली नगर क्षेत्र पर एक पीड़िता द्वारा पुलिस के समक्ष उपस्थित होकर 15/1/25 को एक प्रार्थना पत्र दिया गया, जिसमें बताया गया कि श्री राकेश राठौर जो कांग्रेस के सांसद लोकसभा सीतापुर से हैं, इनके द्वारा पिछले 4 वर्षों से शादी का झांसा देकर तथा राजनीतिक कैरियर में सहायता देने के नाम पर पीड़िता का बलात्कार किया जा रहा है। पीड़िता द्वारा अपने कथन के समर्थन में इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य तथा अन्य कॉल रिकॉर्डिंग्स उपलब्ध कराई। पुलिस ने इन सभी साक्ष्यों का गहन अध्ययन किया। पीड़िता के द्वारा यह भी बताया गया कि आरोपी द्वारा पीड़िता को लगातार धमकियां भी दी जा रही हैं। पीड़िता तथा आरोपी सजातीय हैं। उक्त प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना कोतवाली नगर सीतापुर में अभियोग संख्या 16/25 दिनांक 17/1/25 को कायम किया गया। उक्त अभियोग बीएनएस धारा 64 जो पूर्व की 376 है और बीएनएस 351/3 तथा बीएनएस 127(2) के अंतर्गत उपरोक्त अभियोग पंजीकृत किया गया है। पुलिस के द्वारा विवेचना के क्रम में साक्ष्य संकलन की कार्रवाई की जा रही है। पीड़िता का मेडिकल तथा माननीय न्यायाधीश के समक्ष धारा 183 बीएनएसएस अर्थात 164 सीआरपीसी का बयान भी दर्ज करा दिया गया है। माननीय न्यायाधीश के समक्ष पीड़िता द्वारा अपने बयान में घटना की पुष्टि की गई है। अन्य साक्ष्य संकलन की कार्रवाई प्रचलित है। शीघ्र ही अधिक आगे की विधिक कार्रवाई पूर्ण की जाएगी। पुलिस के द्वारा पीड़िता को उचित सुरक्षा भी। आखिरकार वही हुआ जिसका डर भारतीय जनता पार्टी को पिछले कई दिनों से सता रहा था। पहले ही बिहार में सियासी उठापटक को देखते हुए बीजेपी काफी टेंशन में नजर आ रही थी। उतने में राहुल गांधी ने बिहार पहुंचते ही भारी बवाल मचा दिया और ऐसा बवाल मचाया कि अब आला कमान की धड़कनें काफी तेज हो गई। बिहार का सियासी पारा बीते 1 महीने से काफी हाई चल रहा है। जैसे जैसे आगामी चुनाव की हलचल बढ़ रही है वैसे वैसे बीजेपी खेमे में टेंशन भी बढ़ती जा रही है और टेंशन बढ़ना इस वक्त लाजमी भी है, क्योंकि एक तरफ बीजेपी नीतीश कुमार की नाराजगी झेल रही है, वहीं भारी बवाल मचा रखा है, तो वहीं दूसरी ओर लालू यादव ने ऐसा दांव चला कि पूरी एनडीए ही तोड़ डाली। इतना कुछ चल ही रहा था कि उतने में अब राहुल गांधी ने बिहार पहुंचते ही अलग बवाल मचा दिया है। बिहार में राहुल गांधी ने एंट्री ले ली। साथ ही राहुल के बिहार आते ही महागठबंधन को संजीवनी मिल गई है। पिछले कुछ दिनों से बिहार में बीजेपी की जो हालत हुई है यह किसी से छिपी नहीं है। हमेशा सहयोगियों को गच्चा देने वाली बीजेपी बिहार में सहयोगियों के सामने ही घुटने टेकती नजर आ रही है और उसके पीछे का सबसे बड़ा कारण केवल और केवल प्रधानमंत्री मोदी के परम मित्र और बीजेपी के कथित चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह हैं। अपने बड़बोलेपन से कथित चाणक्य ने बिहार से लेकर केंद्र तक
बीजेपी के लिए भारी मुश्किलें खड़ी की हैं। और तो और आपको बता दें कि बीजेपी की इसी मुश्किल का सही तौर पर फायदा विपक्षी खेमा उस दिन से ही उठाता जा रहा है जब से महागठबंधन की नजरें केवल और केवल नीतीश कुमार पर ही नहीं बल्कि पूरी की पूरी एनडीए पर टिकी हुई हैं। बस इसी क्रम में लालू यादव ने अपना पहला दांव बिहार में फेंक दिया और लालू के इस दांव ने बिहार में कमाल करके भी दिखाया। दही चूड़ा भोज के दौरान बिहार में खेला हुआ उससे तो आप और हम सभी वाकिफ ही हैं। इसमें कोई दो राय भी नहीं कि बिहार में दही चूड़ा भोज के बाद खेला होता ही है। नीतीश इस बार बीजेपी के साथ राहुल और लालू की जोड़ी भी दांव करती चली जा रही है, क्योंकि बिहार में पिछले दिनों हुई दही चूड़ा की राजनीति काफ़ी चर्चा में रही और चर्चा में होना लाजमी भी है, क्योंकि इस दौरान बीजेपी को एक बड़ा झटका तो जो लगा। इसी झटके को देखते हुए राहुल गांधी अब बिहार पहुंचे हुए हैं और जैसा कि खबर भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत अचानक योगी के भयंकर विरोध हो गए। जी हां, आपने सही सुना। महाकुंभ में डुबकी लगाई, अखिलेश को आंख दिखाई। टिकैत के बदले सुर विपक्ष की उड़ गई नींद। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मनोज श्रीवास्तव। आस्था के महापर्व महाकुंभ में बड़ी संख्या में लोग शाही स्नान के लिए पहुंच रहे हैं। महाकुंभ की दिव्यता और भव्यता देखते बन रही है। हर आदमी संगम में डुबकी लगा रहा है। ऐसे में महाकुंभ में वो लोग भी पहुंच रहे हैं जो हमेशा योगी आदित्यनाथ के काम और व्यवस्थाओं में कमियां निकालकर माहौल बनाने में जुटे रहते थे। ऐसा ही एक नाम है राकेश टिकैत का, जिन्हें हमेशा योगी आदित्यनाथ और उनके हिंदुत्व का विरोध करते हुए देखा गया है, क्योंकि किसान आंदोलन के बाद से राकेश टिकैत योगी आदित्यनाथ को आंख दिखाने का कोई भी मौका नहीं छोड़ते। यहाँ तक कि योगी आदित्यनाथ को चुनाव हराने के लिए भी राकेश टिकैत ने विपक्ष के साथ मिलकर जमकर साजिश रची, लेकिन अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाए। अब अचानक राकेश टिकैत को ऐसा क्षमा कीजिएगा अब राकेश टिकैत को एक ऐसा रूप देखने को मिल गया है जिससे न सिर्फ उनके किसान समर्थक दंग रह गए बल्कि विपक्ष के तो पांव ही फूल गए। योगी विरोध का राग बजाने वाले राकेश टिकैत अचानक योगी आदित्यनाथ के इस कदर मुरीद हो गए कि देखने वाले तो छोड़िए, सुनने वाले भी हैरान हैं, क्योंकि राकेश टिकैत ने महाकुंभ में पहुंचकर डुबकी लगाई और योगी सरकार की खुलकर तारीफ की। राकेश टिकैत ने महाकुंभ में साफ सफाई और अच्छी सुरक्षा व्यवस्था मुहैया कराने पर प्रदेश सरकार और सफाई कर्मचारियों को धन्यवाद दिया। सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात तो यह है कि राकेश टिकैत योगी की तारीफ करते करते अखिलेश यादव पर जमकर भड़कते हुए नजर आए। अखिलेश पर तंज कसते हुए राकेश टिकैत ने साफ शब्दों में कहा, भीड़ नहीं है, रेल फ्री है, बस फ्री है, टोल फ्री है, जो आना चाहे आ जाए, राजनीति को दूर रखकर यहाँ आना चाहिए और हाँ, जो गंगा में डुबकी लगाए वह नशा छोड़कर जरूर आए। सभी के लिए संदेश है कि इस महाकुंभ में बुराई का त्याग करके जाएं। राकेश टिकैत ने डुबकी लगाते हुए बुराई का ऐसा त्याग कर दिया कि कुंभ की बुराई करने वालों को भी आड़े हाथों ले लिया। राकेश टिकैत ने अखिलेश यादव को महाकुंभ पर घेरा है। दरअसल बीते दिनों अखिलेश यादव ने प्रयागराज महाकुंभ के आयोजन को लेकर सरकार की जमकर अव्यवस्था पर सवाल उठाए थे। महाकुंभ की भीड़ को लेकर सरकारी आंकड़ों को झूठा बता दिया था। देश और प्रदेश की चर्चित अयोध्या की मिल्कीपुर सीट से बीजेपी उम्मीदवार चंद्रभान पासवान ने नामांकन दाखिल किया तो अपने शपथ पत्र में अपनी संपत्ति का ब्यौरा भी दिया। बिजनेसमैन फैमिली से ताल्लुक रखने वाले चंद्रभान पासवान के पास कितनी संपत्ति है और वह कितनी संपत्ति के मालिक हैं, चलिए जान लीजिए। शपथ पत्र के मुताबिक चंद्रभान पासवान के पास कुल 40 लाख रुपए की अचल संपत्ति है, जबकि कुल 31 लाख की चल संपत्ति है। बैंक में चंद्रभान के खाते में 1,14,225 रुपए हैं। उनके पास अंगूठी चैन समेत 30 ग्राम सोना है।
असलहे की बात करें तो एक राइफल 2,98,000 की कीमत की है। पिस्टल, अगर हम गाड़ियों की बात करें तो चंद्रभान पासवान के पास सफारी कार है, तो वहीं एक ट्रैक्टर भी है। किसान परिवार से ताल्लुक रखने वाले चंद्रभान पासवान के पास एक खेत भी है जिसकी कीमत करीब 40 लाख बताई जा रही है। पिछले साल यानी कि 2024 से 25 के वित्तीय वर्ष की कमाई की बात करें तो चंद्रभान पासवान की वार्षिक आय लगभग 6,53,150 रुपये है। पासवान ने गुरुवार को करीब आधा दर्जन मंत्रियों के साथ नामांकन दाखिल किया है। नामांकन से पहले जनसभा भी हुई थी। अगर बात किया जाए तो आप आज किस सेट में नामांकन क्या आपने किया आकर के है? सर्वप्रथम मैं भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व सहित मिल्कीपुर की देवतुल्य जनता का धन्यवाद देते हैं कि उनके आशीर्वाद से ही ये सब संभव हो पाया। और मैंने आज चौथे सेट का नामांकन दाखिल किया। जिस तरह बात किया जाए तो सूरज चौधरी ने जो है बात की जाए तो जो बागी है सभा का जी, उसने भी आज नामांकन किया है, तो क्या सूरज चौधरी मानते हैं अपनी? मिल्कीपुर की देवतुल्य जनता भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलाने के लिए बैठी है और लाखों वोट से वहां पर विजय श्री हासिल होगी। आपको लगातार बाहरी बताया जा रहा है, सपा लगातार कह रही है अजीत प्रसाद और सांसद जी वो अपने आप को खुद बताएं कि वो कहाँ रहते हैं, और हमारे बारे में तो जनता जान ही रही है। हम लोग 12-14 सालों से वहाँ पर लगातार मैं और मेरा परिवार पूरी तरह से वहाँ काम कर रहा है। जनता के दुख सुख में हमेशा हम लोग उपस्थित रहने काम कर रहे हैं। क्या मुद्दे होंगे आपके चुनाव को लेकर के? मुद्दा हमारा विकास का है। वहाँ पर हर तरह के विकास, जनता की जो भी मूलभूत सुविधाएं हैं उनके उस पर हमें खरा उतरने का काम करना है। चुनावी हार से पस्त पड़े हाथी की रफ्तार बढ़ाने में जुटी मायावती बहुजन समाज पार्टी के अंदर लगातार नए नए प्रयोग कर रही हैं। मायावती ने इस कड़ी में अपने परिवार के 2 सदस्यों को राजनीति में भी एंट्री कराई है। इनमें पहला नाम भाई आनंद कुमार का तो दूसरा नाम भतीजे आकाश आनंद का है। हालांकि दोनों ही अब तक बीएसपी को शीर्ष पर पहुंचाने में सफल नहीं हो पाए हैं। आपको बता दें कि जाति प्रधान समाज की गहराई से उभरकर भारत के सबसे अधिक आबादी वाले राज्य उत्तर प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री रही मायावती ने लाखों दलितों की आकांक्षाओं को मूर्त रूप दिया। उनका तेज उदय भारत के राजनीतिक परिदृश्य के उथल पुथल भरे इतिहास को चुनौती देता है, जहां सत्ता मुख्य रूप से उच्च जाति और वर्ग के पास थी। हालांकि मायावती का चमत्कार जल्द ही खत्म होने लगा है। उनके शासनकाल में कई विवाद हुए। आलोचकों ने उन पर भ्रष्टाचार, फिजूल खर्ची और निरंकुश शासन का आरोप लगाया। निजी परियोजनाओं पर अत्यधिक खर्च, जिसमें उनकी आदमकद प्रतिमाएं भी शामिल हैं। उन्हें स्वतंत्र मीडिया के साथ साथ जनता की नाराजगी का भी सामना करना पड़ा। मायावती की राजनीतिक किस्मत धीरे धीरे कम होती गई। उसके बाद के चुनावों में उनकी पार्टी का प्रदर्शन गिरता ही गया और उनके एक समय के वफादार समर्थक निराश हो गए। उत्तर प्रदेश में सत्ता पर बीएसपी की पकड़ काफी कमजोर हो गई। एक समय संभावित प्रधानमंत्री के रूप में प्रचारित की जाने वाली बहन मायावती का पतन सत्ता की नाजुकता और सार्वजनिक प्रशंसा की अस्थिर प्रकृति की मार्मिक याद दिलाता है। देश की राजधानी दिल्ली में चुनाव के बीच सियासी पारा हाई है, जहां एक ओर तमाम राजनीतिक दलों के उम्मीदवारों ने अपना नामांकन दाखिल किया, तो वहीं बीजेपी और कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों की नई लिस्ट जारी की है। इसके साथ ही सत्ताधारी आम आदमी पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर तमाम मुद्दों पर बीजेपी को घेरा है। जैसे जैसे दिल्ली विधानसभा चुनाव के वोटिंग की तारीख नजदीक आती जा रही है, वैसे वैसे राज्य का सियासी पारा भी बढ़ता चला जा रहा है। गुरुवार को बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के तमाम उम्मीदवारों ने अपना नामांकन दाखिल किया, तो वहीं कांग्रेस और बीजेपी ने अपने अपने उम्मीदवारों की नई लिस्ट भी जारी कर दी। कांग्रेस ने अपनी आखिरी लिस्ट में तिमारपुर से लोकेंद्र चौधरी और रोहतास नगर से सुरेश बाटी चौहान को मैदान में उतारा। इसके साथ ही कांग्रेस ने सभी 70 सीटों पर अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। वहीं बीजेपी ने अपनी नई लिस्ट में 9 उम्मीदवारों का ऐलान किया। इसके साथ ही आप सांसद संजय सिंह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ईडी और बीजेपी पर निशाना साधा।
उन्होंने कहा कि यह साबित हो गया है कि बीजेपी ने राजनीतिक दुर्भावना के तहत मुझ पर, केजरीवाल पर और सत्येंद्र जैन पर ईडी के जरिए फर्जी केस बनाया था। इसके लिए बीजेपी को अरविंद केजरीवाल से माफी मांगनी चाहिए। वहीं इसके साथ ही आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल ने भी प्रवेश वर्मा को लेकर एक्स पर एक पोस्ट किया। केजरीवाल ने लिखा कि पूरी दुनिया कह रही है कि खुलेआम पैसा और सामान बांटा जा रहा है, पर चुनाव आयोग कह रहा है कि उन्हें सबूत और गवाह नहीं मिल रहे हैं। आपको बता दें कि हाल ही में बीजेपी नेता प्रवेश वर्मा को लेकर आरोप लगे थे कि उन्होंने दिल्ली में वोटरों को लुभाने के लिए पैसे, साड़ी और तमाम चीजें बांटने का काम किया है। यानी देखा जाए तो वोटिंग की तारीख नजदीक आते आते दिल्ली चुनाव और ज्यादा दिलचस्प होता जा रहा है। आज की खबर में बस इतना ही।